मैं इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बेटा 1.5 महीने के अंदर मैं 2 साल का कोर्स तो कंप्लीट कभी नहीं कर सकता। इसलिए ना तो मैं कोई थ्योरी का पार्ट ले रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपका कोर्स रिवाइज हो जाए। तो ये एक्सपेक्ट मत करें कि मैं थ्योरी पढ़ाऊं या फिर पूरे क्वेश्चन करा दूं। बेटे पूरी थ्योरी पढ़ाने में, पूरी कैटेगरीज कराने में तो 2 साल का वक्त लगता है, कोर्स 2 साल का है। अब 1.5 महीने के अंदर ये हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रिवीजन प्रॉपर है या नहीं है। तो मैं उतना ही कर रहा हूं, बल्कि कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम क्वेश्चन लूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए स्टोन इज टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड इज विल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद अदर एंड एट द सेंटर। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके एक एंड पे तो पार्टिकल कनेक्ट है, ये रहा मास m का, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड सेंटर पे फिक्स है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, एक एंड पे पार्टिकल अटैच है, दूसरा एंड सेंटर पे फिक्स है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से। पहले सेंटेंस में जो लिखा मैंने बना दिया। आगे एट a certain instant of time, stone is at the lowest position and has speed u। एक खास वक्त पर पार्टिकल कहां था, लोवेस्ट पॉइंट पे था, और उस समय कितनी स्पीड थी, u थी। आगे पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीच ए पोजिशन वेर स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। कहता है कि जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऐसे, तो उस समय तक बताओ वेलोसिटी में चेंज कितना है। पूछ रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी u है, जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी यहां से वहां तक उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज है। सर इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, v। ऐसी मान लिया मैंने, गिवन तो नहीं है। अब इनिशियली आपका पार्टिकल लोवेस्ट पॉइंट पे था, स्ट्रिंग वर्टिकल थी, अब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो वो पूछ रहा है शुरू से अब तक वेलोसिटी में कितना चेंज है। देखिए अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो आपका पार्टिकल एल हाइट ऊपर गया है, हाइट ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी में गेन आता है। आपका पार्टिकल यहां से यहां तक एल हाइट ऊपर गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया है mgl। एंड एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल बराबर होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और लॉस इन काइनेटिक को कैसे लिखते हैं बेटा, इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल। गेन इन काइनेटिक होता है फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, और लॉस होता है इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल काइनेटिक। ठीक है, लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल निकाला जाता है, गेन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकाला जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया है mgl, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक है हाफ mv स्क्वायर। मास कैंसिल हो गया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2gl इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। v स्क्वायर लेफ्ट में ले जाएं, 2gl को राइट साइड, इक्वेशन 1। तो मैंने यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर फाइनल स्पीड v की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब फाइनल स्पीड क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था ना। अब फाइनल स्पीड तो हमने निकाली है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है यहां से यहां तक का चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज चाहिए, स्पीड का चेंज नहीं चाहिए। देखो सी से, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी का चेंज निकालना है। और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं ऐसे लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u i कैप। मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बेटे। इनिशियल वेलोसिटी u थी और पॉजिटिव x में थी तो लिखा u i कैप। फाइनल वेलोसिटी v है और पॉजिटिव y में है तो उसको लिखूंगा v j कैप। फाइनल वेलोसिटी होगी v j कैप। चेंज इन वेलोसिटी को लिखा जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v j कैप, इनिशियल वेलोसिटी u i कैप।
ये है चेंज इन वेलोसिटी। याद रहे, उसने आपसे चेंज इन स्पीड नहीं पूछा, उसने आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा। तो आपको पहले वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में, फिर वेक्टरली उससे माइनस करेंगे, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अच्छा, ये आंसर आईजे में आया है, मुझे चेंज इन वेलोसिटी आईजे में नहीं चाहिए, मुझे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी इक्वेशन 1 में, ये वी स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के वहां रख देते हैं, ये आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gl। इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट, ये आ गया 2u स्क्वायर माइनस 2gl, चाहो तो 2 कॉमन ले लो तो 2u स्क्वायर माइनस gl। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड चाहिए मगर किसका? चेंज इन वेलोसिटी का। पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आईजे फॉर्म में, फिर उसका चेंज निकालना पड़ेगा आईजे में। जब वेलोसिटी का चेंज आ जाए वेक्टर फॉर्म में, अब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालें। कुछ लोग कहते हैं सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहले हम मैग्नीट्यूड निकालें फिर बाद में चेंज कर दें, मतलब पहले हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें बाद में चेंज निकाल लें, या पहले चेंज निकाल लें फिर मैग्नीट्यूड निकाल लें। देखो, अगर आपको इस तरह का कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना शुरू कर दिया करो। इधर से सबसे पहले पीछे से पढ़ो, क्या है? वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी निकालोगे और वेलोसिटी आईजे में निकलेगी, वेक्टर होती है। पीछे जाओ और चेंज, अब उसका चेंज निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, और पीछे जाओ मैग्नीट्यूड, अब उसका मैग्नीट्यूड निकालो। जब भी तुम्हें कहीं पर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि मुझे पहला कौन सा काम करना है बाद में, तो क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना शुरू करो। पीछे से जो सीक्वेंस आ रही है उसी सीक्वेंस में आपको काम करना है, ठीक है? तो इससे पता लग जाएगा, पहले वेलोसिटी निकालो आईजे में, फिर उसका चेंज निकालो आईजे में, फिर फाइनली उसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक? तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Water fall from height 60 meter at the rate 15 kg per second to operate a turbine। देखिए, पानी को आपने एक हाइट से रिलीज किया है, जब पानी एच हाइट से नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा mgh, और जब ये पानी ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा। वो कहां जाएगा? आपको पता है एनर्जी तो कंजर्व्ड है। अगर पानी ऊपर से नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल में लॉस होगा तो लॉस कहीं तो जाएगा। आगे लिखा है, उसने लिखा वाटर फॉल फ्रॉम हाइट 60 मीटर एट द रेट 15 पर केजी टू ऑपरेट ए टरबाइन। ये पानी टरबाइन ऑपरेट करेगा। टरबाइन क्या करती है? टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। हाँ, तो जो पानी ऊपर से नीचे आया है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सवाल ये है कि पानी जब ऊपर से नीचे आएगा, तो पानी ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्या पूरी की पूरी हो जाएगी? अब ये पता नहीं, पढ़ते हैं आगे। लिखा द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन आर 10%। हाँ, वो कह रहा है 10% फ्रिक्शन खा जाएगा। अगर इसका 10% फ्रिक्शन खाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी बनेगी? इसका 90% बनेगी बेटा। भाई, पानी जितनी एनर्जी लूज करेगा उसका 10% तो कौन खा गया? फ्रिक्शन। जो 90 बचेगा, इसका जो 90 बचेगा वो बिजली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक? हाउ मच पावर इज जनरेटेड, पूछ रहा है कितनी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी। देखिए, पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। कितनी एनर्जी जनरेट हुई बेटा? 90% ऑफ mgh अपॉन टाइम, 0.9 इंटू मास बाय टाइम। मास बाय टाइम होता है मास पर यूनिट टाइम, वो लिखा तो है। वाटर फॉल फ्रॉम हाइट 60 मीटर
एट द रेट 15 kg पर सेकेंड। ये kg पर सेकेंड क्या होता है? kg पर सेकेंड होता है मास पर यूनिट टाइम। ये m/t की वैल्यू दी है 15, g10 और हाइट कितनी दी है 60। इस तरह से अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा 8100 वॉट। जिसे हम लिख सकते हैं 8.1 किलोवाट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। बॉडी 1 kg की है, बिगिन टू मूव का मतलब पहले नहीं चल रही थी, अब चलना शुरू किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो मेरे पास एक बॉडी है 1 kg की जिसके पास इनिशियल स्पीड क्या थी 0। उसने अब चलना शुरू किया है, क्यों? क्योंकि उस पर हमने क्या लगाया है, उस पर हमने एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगाया, इसलिए चलना शुरू करेगा। आगे व्हाट पावर विल बी डेवलप एट टाइम टी। पूछ रहा है टाइम टी पर कितनी पावर आएगी, कौन सी पावर चाहिए एट टाइम टी का, तो इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस पावर के वैसे तो कई फॉर्मूले हैं, मगर उसमें से एक फॉर्मूला है एफ डॉट वी। फोर्स तो गिवन है, बस v मिल जाए तो बात बन जाएगी, मिल जाएगा। ये जो फोर्स दिया है कितना दिया है, F इक्वल्स टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स को लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे लिख दिया मैंने। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, इसके बराबर आ गया 2ti प्लस 3t स्क्वायर j। अब dt को उधर ले जाओ तो मैं dv को लिखूंगा 2t dt i प्लस 3t स्क्वायर dt j। अब कैप आप लगाना चाहो लगा लो। अब एक बार ये पता लग गया कि आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर है, तो अब आप कॉपी पे बार बार कैप लगाएं, वो आपकी मर्जी पे है, ठीक है, क्योंकि वो पहले क्लियर हो गया कि ये आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, बाहर रखना उसको। इनिशियल टाइम 0 पर स्पीड 0 थी, टी टाइम पर वेलोसिटी लेटेस्ट से v होगी, पता नहीं। dv का इंटीग्रल v होता है लिमिट 0 से v, t का इंटीग्रल होता है t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से t, और t स्क्वायर का इंटीग्रल होता है t क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से t। ये मैंने इंटीग्रल कंप्लीट कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 लिमिट पुट करेंगे। फाइनल लिमिट v माइनस इनिशियल 0, फाइनल लिमिट t इनिशियल 0, फाइनल लिमिट t इनिशियल 0। तो बेटे यहां से इसमें सॉरी ये आई कैप और जे कैप रह गया, ये आई कैप है और ये जे कैप, यहां पर आई कैप आएगा और यहां पर जे कैप। अब देखो यहां से v कितना आ गया बेटे, ये आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। ये हमें एट टाइम टी वेलोसिटी मिल गई। तो हमने वेलोसिटी क्यों निकाली है, हमें पावर चाहिए ना। अब पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी है, एफ तो गिवन है, वी नहीं पता था, तो हमने एफ पर पहले न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया और कैलकुलस की मदद से हमने एट टाइम टी वेलोसिटी निकाली। अब ये वेलोसिटी बेटा हम वहां रख देंगे, यहां पर पावर वाले फॉर्मूले। फोर्स कितना है वहां से देखो, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट, और हमने अभी वेलोसिटी कितना निकाला बेटे, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, पहले का आई कोफिशिएंट दूसरे का आई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस पहले का जे कोफिशिएंट दूसरे के जे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया आपका 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5। इतनी पावर जनरेट होगी एट टाइम t। अब आप अगर देखेंगे
तो ऐसा ऑप्शन कहां मिलेगा आपको? ऑप्शन डी में मिलेगा। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है एन इंजन पंप वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू ए होज, मतलब पाइप से किया। एक इंजन पंप है जो एक पाइप के थ्रू लगातार पानी को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। वाटर लीव्स द होज विद वेलोसिटी v एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ। हर जो पाइप है आपका, उसके थ्रू जो पानी निकल रहा है वो v स्पीड से निकल रहा है, और जो मास है m, वो मास नहीं दिया उसने, मास पर यूनिट लेंथ दिया है। ठीक है। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर? किस रेट पर आप पानी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? तो हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप के थ्रू हम वाटर को पंप कर रहे हैं, पंप का मतलब पुश कर रहे हैं। या हमने एक इंजन, पंप इंजन लगाया है, पंप इंजन अपनी ताकत से, बिजली की ताकत से क्या करेगा? उस पानी को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा ताकि ये पानी मूव करने लगे। कितनी स्पीड से? v। तो पानी पहले नहीं मूव कर रहा था, आपके इंजन पंप ने अपनी ताकत से उसको मूव कराया। यानी कि जो पानी रेस्ट पे था, इंजन पंप ने ताकत लगाकर उसे मूव कराया, यानी कि उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रेट एट विच काइनेटिक इज प्रोवाइडेड। रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। मुझे पर यूनिट टाइम चाहिए, तो उसके लिए काम करेंगे बेटा, आप काइनेटिक एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये रेट आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को टाइम से डिवाइड करें, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का रेट। अब टाइम नहीं पता तो कोई बात नहीं, रेट ऑफ काइनेटिक को ऐसे लिखें हाफ m, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी का रेट इक्वल्स टू हाफ m। L को इधर ले आए, T को उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा आपका m बाई एल, L बाई टी v²। मास डिवाइड बाई लेंथ, ये क्या बन गया? मास को लेंथ से डिवाइड किया, ये बन गया मास पर यूनिट लेंथ। और मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या है? स्मॉल m। स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का रेट आ गया हाफ स्मॉल m, लेंथ अपॉन टाइम स्पीड, और एक v² आगे भी है, तो ये आ गया हाफ m v³। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड हो गया हाफ m v³। इस रेट से इंजन पंप पानी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आंसर आ गया हमारा बेटे हाफ m v³। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलिजन का है। ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m, एक हमारे पास मूविंग ब्लॉक है जिसका मास m है, लेट अस से कितनी स्पीड v, कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। ये जाके टक्कर मारेगा किसको? एक स्टेशनरी ब्लॉक को जिसका मास कितना बेटे? 4। आगे लिखा लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन के बाद लाइटर ब्लॉक रेस्ट पे आ गया। अगर ये रेस्ट पे आ गया तो फिर ये चलने लगा होगा, लेट अस से ये किस स्पीड से चलेगा? v0 से। ठीक है। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, वो हमने पहले ही v ली, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी। पूछ रहा है इस कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? देखिए कोलिजन के क्वेश्चन में एक तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। इनिशियली लाइटर ब्लॉक का मोमेंटम mv और हैवी ब्लॉक का 0, क्योंकि वो स्टेशनरी था। फाइनली लाइटर का 0 है और हैवी का है 4 mv0, तो यहां से v0 की वैल्यू आ गई v/4। तो मैंने फिलहाल तो मोमेंटम कंजर्व किया। कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होता है e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हर कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व किया जाता है, और अगर बात ना बने तो फिर ये सेकंड फॉर्मूला होता है vs इक्वल्स टू e टाइम्स v। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब देखते हैं? कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद ये ब्लॉक इस ब्लॉक से v0 स्पीड से दूर जा रहा है, तो हैवी ब्लॉक लाइटर से दूर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, कितनी स्पीड से? v0। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब देखते हैं? कोलिजन से पहले। कोलिजन से पहले लाइटर ब्लॉक
इस हैवी ब्लॉक के करीब आ रहा है कितनी स्पीड से, v, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई, और v नॉट की वैल्यू कितनी थी, v/4, तो यहां से बेटा E आ गया 1/4 यानी कि 0.25, ये 0.25 आ गया, चेक। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर कोलिजन की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। भाई मैंने तो क्वेश्चन डिस्कस किया, थ्योरी तो क्लास में पढ़ते हैं, तो थ्योरी वाली क्लास तो मैंने नहीं पढ़ाई, जहां भी आपने पढ़ी होगी उनके नोट्स में पूरा बताएगा। क्लास की थ्योरी में ये भी पढ़ाया जाता है कि कोलिजन में कौन कौन से स्टेप लगाने होते हैं। 3 स्टेप होते हैं, पहले हम फाइनल डायग्राम बनाते हैं आफ्टर कोलिजन, फिर हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, फिर हम वीएस को ई टाइम्स वीए कर देते हैं, ये अब क्लास में पढ़ते हैं। फिर क्लास में पूरा 1 घंटे के लेक्चर में ये समझाया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मीनिंग है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस सिचुएशन में उसको किस तरह से निकालते हैं। ये सब चीजें बेटे क्लास की थ्योरी में पढ़ते हैं। मैंने तो क्वेश्चन कराया तो मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। अब ये चीजें का मीनिंग क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, ये सब चीजें आप अपने क्लास के नोट्स देखेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। On a frictionless surface, a block of mass m moving at a speed v collide elastically with another block of same mass initially at rest. हमारे पास एक ब्लॉक है m मास का जो v स्पीड से चल रहा है, ये जाके टक्कर मारेगा दूसरे ब्लॉक को जो रेस्ट पे। After collision, first block move at an angle theta with speed v/3. कोलिजन के बाद पहला ब्लॉक थीटा एंगल पे जाएगा, कितनी स्पीड से, v/3 से। द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर कोलिजन, पूछ रहा है वो जो दूसरा ब्लॉक था उसकी स्पीड कितनी होगी, लेट अस से v नॉट मान लो। अब सिंस कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है और काइनेटिक एनर्जी भी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और क्योंकि चीजें एंगल थीटा पर हैं तो मुझे आईजे का यूज करना पड़ेगा, टाइम बहुत लग जाएगा। काइनेटिक स्केलर है, मैं सीधे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर देता हूं। इनिशियल काइनेटिक बराबर होती है फाइनल काइनेटिक। इनिशियली फर्स्ट ब्लॉक की काइनेटिक थी हाफ एम वी स्क्वायर और सेकेंड ब्लॉक की थी 0, क्योंकि इनिशियली सेकेंड ब्लॉक आपका रेस्ट पे था। फाइनली पहले ब्लॉक की स्पीड हो गई v/3 और दूसरे ब्लॉक की स्पीड मालूम नहीं, लेट अस से v। अब देखो इसमें आसानी क्या हो गई, अब मुझे एंगल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर टर्म है, स्केलर टर्म में डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी में जो v होता है वो टोटल स्पीड होती है, उसमें कंपोनेंट आईजे का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट की। m/2 थ्रू आउट क्या कर दीजिए, कैंसिल। v स्क्वायर इक्वल्स टू v²/9 प्लस v0 स्क्वायर। v²/9 इधर ले जाए बेटा, तो ये आ गया 8v²/9 इक्वल्स टू v0 स्क्वायर। तो बेटा यहां से v0 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो v0 आ जाएगा √8v/3। √8 को 2√2 लिख सकते हैं। तो सेकंड ब्लॉक की जो फाइनल स्पीड होगी वो इतनी होनी चाहिए। अब चेक कर लो कोई ऑप्शन है शायद, नहीं है तो और सिंप्लीफाई करेंगे। बी ऑप्शन आ गया, चेक कर लो, फर्दर सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली। देखिए अगर दो बॉल आइडेंटिकल हैं, इनके मास क्या है, सेम, और ये कोलाइड करती हैं हेड ऑन एंड इलास्टिकली। मास सेम है क्योंकि आइडेंटिकल कहा, हेड ऑन कोलिजन है एंड इलास्टिक है। अगर मासेस सेम हो, हेड ऑन हो, इलास्टिक हो, तो रूल कहता है कि सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली उनकी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर दीजिए। जो वेलोसिटी ए की है इनिशियली, फाइनली वो बी को मिल जाएगी, और जो वेलोसिटी बी की है इनिशियली वो ए को ट्रांसफर हो जाएगी। जब दो बॉडीज के मास सेम हो, हेड ऑन कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो, तो कोलिजन की वजह से उनकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ए की वेलोसिटी बी को ट्रांसफर हो जाती है, बी की वेलोसिटी ए को ट्रांसफर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।
if the velocity of A and B before collision are 0.5 and 0.3, ये A की velocity है और ये B की, कब? collision से पहले. Then their velocity after the collision, collision के बाद उनकी velocity क्या होगी? सर ये B वाली velocity A को ट्रांसफर हो जाएगी और A वाली B को, तो फाइनली VA हो जाएगा बेटे -0.3 और VB हो जाएगा +0.5, इंटरचेंज हो जाएगा. तो A की वेलोसिटी -0.3, B की 0.5, ऑप्शन डी आ जाएगा.